सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सात संगत, मैं आज सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। सात संगत, आशा है प्रमाण करेंगे सात संगत। और आज की हमारी साखी का शीर्षक है सात संगत चमत्कार। चलिए तो सुनते हैं सात संगत जी, ये आज की साखी सात संगत जी रश्मि ने अपनी देवरानी सात संगत रचना से कहा। सात संगत, रचना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आज तुम खाना बना दोगी? तो ये सुनकर रचना गुस्से में बोली कि दीदी क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो तैयार हो रही हूँ। तो सात संगत, और वैसे भी आपको पता है ना कि मैं नौकरी करती हूँ, तो मैं खाना क्यों बनाऊँगी। अब रश्मि मायूस होकर सात संगत अपना सर पकड़े हुए कमरे से बाहर आई। तो उसकी बेटी जिद करते हुए बोली, माँ मुझे मिठाई और पटाखे दे दो, मुझे भी पटाखे चाहिए। तो सात संगत जी, मेज पर रचना ने अपने बच्चों के लिए ढेर सारी मिठाई और पटाखे लाकर रखे हुए थे, जिसको देखकर बार बार रश्मि की बेटी उत्साहित हो रही थी। सात संगत, आखिरकार बच्ची की जिद से परेशान होकर रश्मि ने मेज पर पड़ी हुई मिठाई निकालकर अपनी बेटी को दे दी। सात संगत दो पटाखे देकर बोली, ध्यान से शाम को मेरे साथी पटाखे जलाना। सात संगत, तब रचना गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, दीदी यह मैं अपने बेटे के लिए लाई हूँ, और इतनी महंगी मिठाई आपने अपनी बच्ची को क्यों दी। तो सात संगत, तभी उन दोनों की सास कौशल्या जी कमरे से बाहर निकल कर आई और सात संगत बोली कि बड़ी बहू, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम इतनी महंगी मिठाई को सात संगत जी, तुम इतनी महंगी मिठाई को हाथ भी लगाओ। तो सात संगत जी, रश्मि अपमानित सी रह गई। वो सात संगत जी, वो हैरानगी से बोली, मैं इस परिवार की सदस्य हूँ नहीं क्या? मेरे सर में इतना दर्द है, फिर भी मेरी देवरानी ने खाना बनाने से मना कर दिया। सात, मैंने अपने बच्चे को मिठाई क्या दी, आप चिल्ला रही हैं। सात संगत, आखिर इस घर में मेरी हैसियत ही क्या है। सात संगत, कौशल्या जी गुस्से में बोली, तुम्हारी देवरानी रोटियां कमाती है, बनाती नहीं। सात संगत जी, तुम्हारी देवरानी महीने तुम्हारी तरह मुफ्त का नहीं खाती। तुमने अपनी बेटी को इतनी महंगी मिठाई देने की हिम्मत कैसे की। तो सात संगत, रश्मि बोली, माँ जी यह बच्ची ही तो है, मिठाई देकर इसका मन हो गया। तो सात संगत जी, मैंने इसे मिठाई और थोड़े से पटाखे दे ही दिए, तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इस बात पर कौशल्या जी गुस्से में बोली कि यह सारा सामान रचना के बेटे के लिए है, तुम्हारी बेटी के लिए नहीं। सात संगत, इतना कहकर उन्होंने अपनी पोती के हाथ से सारा सामान छीन लिया। सात संगत, बच्ची का मन दुख से भर गया, वो रो पड़ी। रश्मि से यह देखा नहीं गया और उसकी देवरानी रचना कुटिलता से मुस्कुरा रही थी, मानो उसकी आँखें सात संगत कह रही थी कि देखा, घर में मेरा और मेरे बेटी का आस्थान कितना ऊंचा है। रश्मि की आँखें में आंसू आ गए। बेटी का रोना देखकर उसे लगने लगा कि जिस तरह से मुझे इस घर में नीचा दिखाया जाता है, वैसा ही मेरी बेटी के साथ भी होगा। सात संगत जी, वो तड़प उठी और सोचने लगी कि मेरे साथ तो गलत हो ही रहा था, मुझे तो इस घर में नौकर समझा ही रहा था, क्या मेरी बेटी का भी यही भविष्य होगा। तो उस बेचारी का तो दिल कांप गया। सात संगत,
तभी दरवाजे पर खड़े हुए रश्मि के पति विशाल ने अपनी बच्ची को आवाज़ लगाते हुए कहा, बेटा सत्संग, बेटा तुम रो क्यों रही हो, इधर आओ, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मिठाई लाए हैं। ये सुनते ही बच्ची दौड़कर अपने पिता की गोद में जाकर चढ़ गई। पिता की आंखें, विशाल की आंखें थोड़ी नम्र हो गई। वो सोचने लगा, क्या फ़ायदा ऐसे सारे परिवार का एक साथ रहने का। मेरी बेटी तो त्योहार में भी रो रही है। अब बच्ची की माँ ने, रश्मि ने अपने पति को साथ-संगत कातर नज़रों से देखा और चुपचाप सिर झुकाकर वह रसोई में चली गई। साथ-संगत रसोई में जाकर उसने देखा कि जूठे बर्तन का ढेर सारा पड़ा था। उसने चुपचाप बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। विशाल रसोई में आया साथ-संगत तो रश्मि उससे नज़रें चुराने लगी क्योंकि वह रो रही थी। विशाल उसके सामने आया और उसके चेहरे की ओर देखकर बोला, माफ़ करना रश्मि, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। मैं ज़्यादा नहीं कमाता, इसीलिए घर वाले मेरी पत्नी को इज्जत नहीं देते और अब तो यह सब मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। तो साथ-संगत अब उसकी आंखें में भी आंसू आने लगे। तो ये देखकर रश्मि तड़प उठी और कहने लगी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप जो कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, हमारे लिए बहुत है। विशाल बोला, शायद मुझे पहले ही कोई कठोर कदम उठा लेना चाहिए था। मैं माँ से बात करूँगा। उस दिन त्योहार था तो विशाल ने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ-संगत पूरा समय वो उदास रहा। पूजा में भी हर साल की तरह कौशल्या जी ने छोटे बेटे और बहू को ही आगे किया। तो साथ-संगत विशाल और रश्मि तो साथ-संगत बेमन से पूजा कर रहे थे। विशाल ने मन ही मन सोचा कि अगले साल वो अपनी गृहस्थी में दीपावली की पूजा करेगा। त्योहार के अगले दिन सुबह सवेरे वह माँ के कमरे में गया और बोला, माँ मुझे लगता है अब हमें अपना घर अलग कर लेना चाहिए। ये सुनकर कौशल्या जी गुस्से में बोली, अकेले तू अपनी पत्नी और बच्ची को भी पाल पाएगा? आज तो सारा खर्चा तेरे छोटे भाई ने ही उठाया है। तो साथ-संगत विशाल सर झुकाकर बोला, माँ मैंने बहुत ताने सुन ली, मेरी पत्नी भी घर में नौकर की तरह रहती है साथ-संगत, लेकिन परिवार ऐसे नहीं चलता। तो कौशल्या जी से उसे 20,000 रुपये कमाती थी, तो कौशल्या जी उसे मना कैसे करती। और साथ-संगत रहना तो उन्हें इसी बहू के साथ ही था, इसीलिए वो छोटी बहू की बात मानने को मजबूर हो गई। इधर बड़ी बहू रश्मि ने अपनी रसोई में पराठे बनाए। साथ-संगत जिसकी खुशबू से कौशल्या जी को पराठे खाने का मन करने लगा, लेकिन अब तो उन्हें नाश्ता बनाना था। जल्दी से उन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता बनाया। हल्का फुल्का नाश्ता देखते ही रचना मुंह बनाते हुए बोली, अरे माँ जी कुछ अच्छा बना लेती, यह क्या बना दिया। खैर पहला दिन है, कोई बात नहीं, मगर कल से नाश्ता अच्छा बनना चाहिए। कौशल्या जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन साथ-संगत लेकिन कमाऊ बहू थी तो वह कुछ नहीं बोली। और वैसे भी उन्होंने ही तो छोटी बहू को सर पर चढ़ा रखा था। शाम तक काम करते करते कौशल्या जी की हालत खराब हो गई। शाम को जब रचना लौटी तो उन्होंने कहा, एक काम वाली बाई लगवा दो, एक खाने वाले भी साथ-संग लगवा दो। तो मुझसे तो काम नहीं होता, और तुम्हारे बच्चों के कौन संभालेगा। स्कूल के बाद उसे कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। तुम भी अपने जेठानी को दिखा दो,
तुम नौकरी वाली बहू हो तो उसके बिना भी हम सब आराम से संभाल सकते हैं। तो साथ संगत रचना हिसाब किताब लगाने बैठी। थोड़ी देर तक हिसाब करने के बाद वह बोली, माँ जी, अगर मैं काम वाली बाई खाने और ट्यूशन लगवा देती साथ संगत तो कम से कम मेरे तो 10 से 15 हज़ार लग जाएंगे, तो बचेगा क्या? और फिर कुछ खर्चा तो यूँ ही निकल जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब घर हम दोनों ही संभालना पड़ेगा। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो काम वाली बाई लगवा दूँ साथ संगत कौशल्या जी बोली, तो मेरे बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं मैं खाना बनाकर खिलाऊं। थोड़ी बहुत मदद तुम्हें करनी होगी। रचना ने तो हाथ खड़े कर दिए। बोली, माँ जी, कल तक तो आप कहती थी कि मैं कमाने वाली बहू हूँ, बनने वाली हूँ, तो आज आप उम्मीद कैसे कर रही हैं मैं खाना कैसे बनाऊँ? खाना कमाऊँ भी और बनाऊँ भी, मुझसे तो ये नहीं होगा। ना ही मैं नौकरी छोड़कर घर पर बैठकर आपके बिना खाना पकाऊंगी, इसीलिए सब आपको संभालना होगा। किसने कहा था आपको बंटवारा करने को? बड़ी भाभी को मिलजुल कर रही ही थी साथ संगत, घर में रहना चाहिए था ना, लेकिन आपने तो उन्हें इतने ताने मारे कि उन लोगों को घर अलग करना पड़ गया। सारा दोष सास के ऊपर डालकर रचना आराम से अपने कमरे में जाकर लेट गई। कौशल्या जी अपना सर पकड़कर बैठ गई कि यह क्या हो गया। खैर, अभी तो शुरुआत ही है। वो रश्मि के सामने अपनी परेशानी दिखाकर झुकना चाहती थी, लेकिन साथ संगत इसीलिए वो खुद ही सारा काम करने में जुट गई। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उनकी हालत खराब हो गई। तो एक दिन कौशल्या जी रश्मि के पास आई और बोली, बहू, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मुझसे अब यह घर नहीं संभाला जाता। तुम फिर से गृहस्थी एक कर लो। लेकिन अब रश्मि इन बातों में आने वाली नहीं थी साथ संगत। वो दृढ़ होकर बोली, माँ जी, मैं सबके लिए सारा काम करती थी तो मुझे नौकरानी समझा जाता था, तो आपकी ये मुफ्त की नौकरानी अब वापस आपके घर का काम करने नहीं आएगी। भले ही मेरे पति की कमाई कम है, लेकिन मैं अच्छे से अपना घर चला रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आप अपनी नौकरी वाली बहू के साथ आराम से रहिए, मुझे कुछ मत कहिए आप। कौशल्या जी परेशान हो गई तो उन्होंने छोटे बेटे से बात की। छोटे बेटे को माँ साथ संगत जी छोटे बेटे को माँ पर तरस आया तो उसने काम वाली बाई रख दी, लेकिन फिर भी कौशल्या जी को ज़्यादातर काम करना ही पड़ता था। छोटी बहू रचना तो उनकी तबीयत खराब होने पर भी घर का कोई काम को हाथ नहीं लगाती थी। और अब कौशल्या जी अपनी कौशल्या जी अपनी गलतियों पर पछताती थी और सोचती थी कि काश मैंने समय रहते बड़ी बहू की कदर की होती तो आज मुझे यह दिन ना देखने पड़ते। उधर रचना को भी शुरुआत में समझ नहीं आया, लेकिन अब जब बाद में उसके बेटे के रिपोर्ट कार्ड खराब होने लगे, स्कूल से उसकी शिकायत आने लगी, तब उसे समझ में आया कि उसकी जेठानी उसके बच्चों को कितने अच्छे से संभाल रही थी। अब हज़ारों रुपया खर्च करने के बाद भी बच्चों को संस्कार तो नहीं मिलने वाले थे। वह संस्कार तो उसके अपनी ताई से ही मिल रहे थे। खैर, मजबूरी में रचना ने बच्चे की ट्यूशन लगवाई, लेकिन फिर भी पहले वाली बात नहीं थी। अब रचना को भी अपने घमंड पर, अहंकार पर अफसोस होता था, लेकिन अब रश्मि किसी की कीमत पर उन लोगों के लिए या उन लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं थी।
तो साथ संगत उनका कोई काम करने को तैयार नहीं थी। लेकिन कई साल के ताने सुनने के बाद, घुटन के बाद उस बेचारी को भी आत्मसम्मान से भरी हुई जिंदगी जीने का मौका मिला था। इसीलिए रश्मि ने फैसला किया था कि अब वो किसी की मुफ्त की नौकरानी नहीं बनेगी। तो साथ संगत जी, आप सभी साथ संगत कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको रश्मि का ये फैसला कैसा लगा। क्या उसे अपना घर अलग ही रखना चाहिए था या अपनी सास की बातों में आकर उन पर तरस खाकर गृहस्थी से एक कर लेनी चाहिए थी। आपको जो भी विचार होंगे साथ संगत कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।